नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि बढ़े हुए नाखून पशुत्व का कैसा प्रमाण बता देते हैं और जिस प्रकार हम नाखून काटते हैं उसी प्रकार आदमियों को कवि ने बताया था, लेखक ने बताया था कि अपने अंदर के जो पशु हैं जो बढ़ रहे हैं उनको भी नाखूनों की भांति हमें काटना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि स्वाध्याय आप घर में छुड़ाइए, लेकिन दो छात्रों ने मुझसे कहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजा है कि सर जी ये प्रवाह तालिका कैसे बनाते हैं या इसे कैसे छुड़ाते हैं, क्या लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है या शब्द लिखना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उन्होंने मुझसे मांगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी तासिका में एक स्वाध्याय की तासिका ली जाए जिसमें कक्षा 7वीं तक आपने छुड़ाया ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब इस तासिका में हम स्वाध्याय छुड़ाएंगे। ठीक है, पहला स्वाध्याय जो है पन्ना नंबर निकालिए 8, पन्ना नंबर 8 निकालिए, उस पर आप हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल जो है गौर से देखिए, ये जो पहला सवाल है यह है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो यह ऐसी कृति है बच्चों, इसमें एक या दो जवाब नहीं होते, ज़्यादा जवाब जब होते हैं तब उसे हम प्रवाह तालिका कहते हैं। ठीक है, तो जब यह 4 जवाबों वाली प्रवाह तालिका है, हर एक के लिए आधा आधा अंक होता है। कितना अंक होता है? आधा आधा अंक। मुझे कुल कितनी मार्क चले, कुल मिलाकर कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 अंकों के लिए महत्वपूर्ण सवाल आता है, तो इसे छुड़ाते कैसे हैं? देखो, पहली बात तो यह है कि हमने जो पढ़ा है या मैंने जो पढ़ाया है इसी के ऊपर यह प्रवाह तालिका आती है। नया कौन सा भी पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो सवाल पूछा जाता है उसके सारे जवाब आपको आते हैं, हमने कक्षा में उसे छुड़ाया होता है, लेकिन लिखते वक्त हम परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। वो परेशानी अब आप लोगों को नहीं आएगी। देखिए क्या करना है, कैसे छुड़ाना है, गौर से देखिए। मैं जो बातें बता रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल पूछा गया है उसे 2 बार पढ़ना है, उसे समझ लेना है कि भाई हमें पूछा क्या है। समझ में आ गई बात? सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सवाल पूछा गया है उसे 2 बार पढ़ना है। कक्षा 8वीं के छात्र हो आप, ठीक है? क्या करना है? 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। देखिए सवाल में पढ़ता हूं, मनुष्य में पशुत्व से भिन्न दर्शाने वाली बातें। आदमी पशु नहीं है, यह किन बातों से हमें पता चलता है, उन बातों को यहां लिखना है। मैंने भी 2 बार पढ़ा। मनुष्य में पशुत्व से भिन्न, भिन्न यानी कि अलग अलग दर्शाने वाली कौन सी बातें हैं, उन सारे बातों के बारे में 1, 2, 3 और 4 बातें लिखनी है। आधा आधा अंक के लिए यह छुड़ाना है। 4 बातें लिखोगे 2 अंक मिल जाएंगे, 3 लिखोगे 1.5 मिल जाएगा, 2 लिखोगे 1 मिल जाएगा। अगर 2 में से 1 गलत लिखा तो आधा अंक चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारा वक्त होता है हिंदी की कृति पत्रिका छुड़ाने में। कृतियां ही तो है जिसे हम छुड़ाने के लिए वो ऊपर परिच्छेद दिया जाता है या काव्य पंक्ति दी जाती है। जो काव्य पंक्ति या जो परिच्छेद वहां दिया जाता है गद्य का, उसे अध्यापकों ने पढ़ाया हुआ होता है, तो इसे छुड़ाने में कुछ तकलीफ नहीं आनी चाहिए। देखो छुड़ाते कैसे हैं। भिन्न दर्शाने वाली बातें ऊपर परिच्छेद में होगी, ऊपर क्या होगी? परिच्छेद में होगी। तो इन बातों को हमें क्या करना है, यहां लिखना है। देखो
जानवरों में संयम हमें दिखाई देता है? नहीं है। परिच्छेद में आया है कि मनुष्य में क्या है? संयम होता है। दूसरों एक दूसरे के प्रति संवेदना है। एक दूसरे के प्रति संवेदना है। हम एक दूसरे के सुख दुख को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ? और दूसरों को दुख न हो जाए ऐसा आचरण आदमी रखता है। एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना है। तीसरा, हम किसी पर श्रद्धा रख सकते हैं, श्रद्धा है मनुष्य में। और उससे आगे तप और त्याग, ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। पशुत्व से भिन्न दर्शाने वाली 4 बातों के बारे में मैंने अब यहाँ जानकारी लिखी है। देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ। मनुष्य में संयम है, पशु में नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के प्रति संवेदना है, पशुत्व में वो दिखाई नहीं देती। मनुष्य में श्रद्धा है, पशुत्व में नहीं होता। तप और त्याग तो सिर्फ मनुष्य में ही है, पशु में ये देखने को नहीं मिलता। तो ये 4 बातें मनुष्य को पशुत्व से भिन्न दर्शाने वाली बातें ऊपर परिच्छेद में है। वही बातों के बारे में हमने यहाँ जानकारी दी है। 2 में से 2 अंक मिल जाएंगे। 2 में से 2 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसे लिख लो, मैं रुकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। मनुष्य में संयम है, एक दूसरे के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप त्याग है। लिखो। फिर इसके बाद हम इसके जवाब देखेंगे। 1 मिनट रुकता हूं मैं, लिख लो इसे। ठीक है, तो चलो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, जंगली मनुष्य के 2 हथियार। अब देखो, बढ़ते हुए नाखूनों के बारे में लेखक ने इतिहास की जानकारी दी थी। हाँ, उन्होंने बताया था जब आदमी आदिकाल में था तो उसे नाखूनों की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि तब आदमी कैसा था? जंगली था। इसलिए कवि ने, लेखक ने कहा है जंगली मनुष्य। इतिहास में आदिकाल में जब आदमी जंगली था, जब मनुष्य जंगली था, तो उसके 2 हथियार कौन से थे? बता दिए कौन से? पहला तो है दांत और दूसरा है नाखून। क्या कठिनाइयां है इसमें छुड़ाने में? जंगली मनुष्य के 2 हथियार थे। एक उसके दांत, जिसे वो पकड़ सकता था किसी को भी दांतों से, और दूसरा है नाखून। जीव रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए वो इन अस्त्रों का इस्तेमाल करता था। उसके पास केवल 2 ही अस्त्र थे, दांत और नाखून। पशु में कैसे होते हैं? बड़े बड़े नाखून होते हैं और बड़े बड़े उनके दांत होते हैं। लेकिन मनुष्य में दिमाग होता है। जो उत्क्रांति के बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती गई, और आज का जो मनुष्य है वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। वह हर काम अपनी बुद्धि के ऊपर बुद्धि से करता है। ठीक है, तो ये 2 स्वाध्याय, एक प्रवाह तालिका थी और दूसरे ये सवाल था। मैंने इसलिए छुड़ा कर लिया कक्षा में कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक गलत बात की है। कौन सी? मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैंने पहले कोष्टक किया है, ये गलत है। आप जब कृति पत्रिका छुड़ाते हो तो क्या करना है? पहले आपको जवाब लिखना है, फिर उसके बाद कोष्टक बनाना है। पहले जवाब लिखना है, फिर कोष्टक बनाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा? मैंने, समझ लीजिए, मैंने यहाँ तक ही कोष्टक बनाया, तो यह उत्तर उसमें समाहित होगा? नहीं होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो दिखने में वो खराब दिखेगा। इसलिए क्या करना है? पहले जवाब लिखना है, फिर
उसके बाद ये कोष्टक लिखना है, पूरा करना है। समझ में आ गया? बहुत आसान, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है? तो चलो अगला देखते हैं। अब आप लोगों से पूछा है मनुष्य का स्वधर्म है, क्या है स्वधर्म? दो बातें यहाँ पूछे जाए, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? तो आप ये इन दो में लिख सकते हो। पहले ये लिख कर ले लो, मैं थोड़ा रुकता हूँ। लिख लो, बइयों में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। देखो सवाल कौन सा आया है? मनुष्य का स्वधर्म यह है, मनुष्य का स्वधर्म यह है। और एक बता रहा हूँ, लिख लो, लिखो मत, सिर्फ देखो, मनुष्य का स्वधर्म यह है, ऐसा अगर सवाल आ गया तो ये सवाल इतना छोटा नहीं होगा जो इतना में बैठ गया है। ठीक है? वो स्वधर्म क्या है? पहले तो है खुद को संयत रखता है, संयमित रखता है, अपने को संयत रखना, ये उसका पहला जवाब होगा। और दूसरा जो जवाब होगा उसका वो है दूसरों का आदर करना, दूसरों का आदर करना। ये चार शब्द हो गए, ये इसमें नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले जवाब लिखना है फिर क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ गई बात? इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मैं ये पूछ लूँ। अब देखो, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ आप लोगों को। प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है? तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। पहले एक उदाहरण बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब आया है शब्द, यहाँ शब्द लिखता हूँ, यहाँ शब्द लिखता हूँ मैं, मित्रता। यहाँ शब्द लिखता हूँ मैं, मित्रता। फिर है अनावश्यक, दो शब्द लिए। मैंने उदाहरण के लिए कितने शब्द लिए? दो शब्द लिए। कक्षा 7वीं में मैंने पढ़ाया था ये कि प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा होता है और उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा होता है। और एक बार देखिए, आवृत्ति के रूप में देखिए, इसमें मित्र शब्द जो है वो मूल शब्द कौन सा है? मैत्री। मैत्री से क्या बना? मित्रता बना। ठीक है? तो ये जो ता है शब्द के बाद जो आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रता मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ लिखना है, तो ये आ गया मित्रता। और ये किसी शब्द से बना? मैत्री शब्द से बना। आपको ये नहीं लिखना है, ये जानना है। मित्रता शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, शब्द के आगे लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अनावश्यक, इसमें मूल शब्द कौन सा है? हाँ, आवश्यक, सही बताया। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, आवश्यक। तो ये अनावश्यक शब्द कैसे तैयार हो गया? देखो ऐसे तैयार हो गया, अन, अधिक, आवश्यक, अनावश्यक। तो ये जो अन शब्द है ये क्या हो गया? जिस शब्द से पहले, शब्द से आगे लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग युक्त कहते हैं। तो ये शब्द कहाँ लिखूं? प्रत्यय में लिखूं या उपसर्ग में लिखूं? ये यहाँ लिखना है। ठीक है? अनावश्यक शब्द क्या है? उपसर्ग युक्त है।
क्योंकि इसमें क्या लगा है, अन प्रत्यय लगा है, अन उपसर्ग लगा है। शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, शब्द के आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। एक सवाल, एक उदाहरण आया था इसलिए मैंने ये छुड़ा कर लिया है। ठीक है, अब कौन सी कठिनाई है बताइए। हाँ, और एक है, इसमें पूछा गया था, विलोम शब्द पूछे गए। कौन से शब्द? विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या है? विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द एक 4 विचार ले, 3 विचार ले। सोपे सोपे। चला, पहिला बघूया, पशुता। पशुताचे विरुद्धार्थी शब्द तुम्ही इथे लिहायचा आहे। दुसरा शब्द कुठला आहे? अर्थ। अर्थाच्या उलट अर्थी, विरुद्धार्थी, विलोम। विलोम म्हणजेच विरुद्धार्थी। हां, आणि तिसरा आहे सुख। सोपे सोपे विचारले बघा 8वीच्या विद्यार्थ्यांना, मार्क जायला नको। पशुता, पशुता का विलोमार्थी, विरुद्धार्थी, पशुत्व आता शिकलो ना आपण। पशुता, मनुष्यता। हाँ, अर्थ, अनर्थ। तिसरं सुख, दुःख। लिहून घ्या 3 शब्द, तुम्ही 3 शब्द ते लिहून घ्या। याच्यामध्ये काही अवघड नाही बघा, तुम्हाला ते सोडवलेलं असतं, फक्त आपण लिहिताना काय करतो, त्याच्यामध्ये थोडंसं गडबड करून घेतो आपण। आता याच्यामध्ये कुठला प्रश्न राहिला सांगा, जे तुम्हाला येत नाही? विरुद्धार्थी झाले, उपसर्ग प्रत्ययुक्त 2 शब्द ते झाले, प्रवाह तालिका झाली। त्याच्यानंतर एक उदाहरण म्हणून आपण आणखी 2 उदाहरण घेतली इकडं, कृती म्हणून, कृती या छुड़ाव म्हणून। पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं और जानकारी बता दूंगा। चलो, जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे अंतिम प्रश्न पूछा था उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे ये पता है कि स्वमत लिखते वक्त आपको दिक्कत होती है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ स्वमत कैसे लिखते हैं। स्वमत, इसका मतलब क्या है? स्व यानी कि आप खुद, आपका मत लिखना है। यहाँ आप क्या सोचते हो, आपकी इसके बारे में क्या विचार है, ये स्वमत में लिखा जाता है। तुमचं मत लिहायचं आहे हो, तिने एक प्रश्न दिलेला असतो आणि त्याच्यावर तुमचं मत विचारलेलं असतं। चलिए, एक प्रश्न ले लेते हैं, इसी पाठ पर लेते हैं, किताबों में भी है। सद्गुण और दुर्गुण, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, सिर्फ मेरी बातें सुनो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। 2 अंकों के लिए ये सवाल पूछा जाता है। कक्षा 10वीं में तो यह 2 2 2 2 यानी 8 अंकों के लिए सवाल आ जाता है। हर एक कृति पूर्ण होने के बाद चौथा प्रश्न यही होता है कि स्वमत लिखो। अरे इसमें आपको 100% अंक कमाने का मौका इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अरे 100 पे 2 पैकी 2 मिळवायला तुम्हाला खूप चान्स आहे, कारण शेवटी ते तुमचं मत आहे, चांगलं मत लिहायचं। चलिए, मैं एक प्रश्न लेता हूँ। चलिए, सद्गुण और दुर्गुण के बारे में आपके विचार लिखिए। गलत सवाल हो सकता है या अंतर लिखिए। का अंतर यानी की फरक लिहा सद्गुण आणि दुर्गुणावर। तर त्याच्याबद्दल कसं मी माझं मत व्यक्त करतो बघा। सद्गुण और दुर्गुण, एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मैंने क्या कहा? एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाता है अगर उसमें मनुष्यता हो। जिस आदमी में मनुष्यता होती है वह आदमी हमेशा सद्गुणों को ग्रहण करता है, जिसके कारण वह जिंदगी में खुद तो सफल होता ही है
अपने घर के सारे सदस्यों को भी वह सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इसके विपरीत दुर्गुणों का है। इसके विपरीत दुर्गुण है जो क्रोध, माया, अविश्वास, कठोरता, कृतज्ञता, ये आदि ऐसे दुर्गुण है जिन्हें कोई भी सभ्य समाज इन गुणों को स्वीकार नहीं करता। और आप तो जानते हो कि दुर्गुण का कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता। अगर कोई भी साथ देता है दुर्गुणी व्यक्ति का, तो वह केवल उसके स्वार्थ के प्रति उसकी साथ देता है। उसका साथ वो क्यों देता है? उसका निजी स्वार्थ होता है कि मुझे इससे कुछ काम निकालना है, इसलिए ऐसे दुर्गुण वाले व्यक्ति के साथ वो लोग खड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी मित्रता है? वैसे तो देखा जाए तो दुर्गुणी व्यक्ति के साथ कोई भी मित्रता नहीं करता, कोई भी मित्रता नहीं करता। स्वार्थ जब उसका सिद्ध होता है ना, दुर्गुण व्यक्ति के पास मैं जाता हूँ, जब मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है तो मैं दुर्गुण व्यक्ति के साथ छोड़ देता हूँ। मैंने अभी करीब करीब 10 वाक्य बनाए। सोचो आपको सिर्फ 4 या 5 वाक्यों में आप सहमत लिखते हो, कक्षा 8वीं के छात्र हो। मेरी उम्मीद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सोच विचार कीजिए, समझिए सवाल क्या पूछा है और खुद का स्वमत लिखिए। तुम्ही लिहायचं तुमचं काय वाटलं? हम कल्पनात्मक निबंध लिखते थे ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या कर देता, आपका मत ही लिखते थे ना। कल्पना करके अपना मत ही लिखते थे हम। उसी प्रकार हर एक सवाल के ऊपर अपना जो नजरिया है, अपनी जो बात है, अपने जो मत है, उसी को लिखना है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि हमें पॉजिटिवली लिखना है, सकारात्मक सोच के साथ लिखना है, सकारात्मक सोच के साथ लिखना है। अगर फिर से कोई दिक्कत आपको पढ़ने में आती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे सवाल पूछा, व्हाट्सएप पर मुझे संदेशा भेजा कि सर जी हमें इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। मुझे अच्छा लगा, कक्षा 8वीं की छात्र हो आप। अगली तासिका में हम क्या करेंगे? अगली तासिका में जो चौथी कविता है गांव शहर, जो बहुत अच्छी है, उचित लय के साथ, आरोह के साथ हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। अगर फिर से कोई तकलीफ हो वही में लिखते वक्त, तो फिर से मुझे आप संदेशा भेज सकते हो, जब चाहे संदेशा भेज सकते हो व्हाट्सएप पर। फिर हम अगली तासिका में उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।